नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम विचार विमर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। मौसम में लगातार बदलाव जारी है। यूं तो अक्सर हमने यही देखा है कि मई जून के महीने में तपती गर्मी पड़ती है और लोग रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बार हालात बदले हुए हैं। लोगों को कई बार राहत की सांस लेने का मौका मिला, लेकिन वहीं किसानों के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि किसानों का सीधा सरोकार उनकी खेती से है और खेती मौसम पर काफी हद तक निर्भर करती है। ऐसे में किस तरह से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, खेती पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और ऐसी परिस्थिति में किसान क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर आज इस विचार विमर्श कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर वाई.एस. शिवे। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार जीनामणि। आप मौसम विज्ञान विभाग में वैज्ञानिक के पद पर सेवाएं दे रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त विचार विमर्श कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर अबीर दे। आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मृदा विशेषज्ञ है। आप तीनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। पर भी मौसम विभाग बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी कर रहा है। कुछ जगहों पर येलो तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन ऐसी ही बारिश का अनुमान है। देश के उत्तर और मध्य के हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि ज्यादा देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर खरीफ की फसलों पर दिखाई दे रहा है। जिन इलाकों में अगेती बुआई कर ली गई थी, वहां ज्यादा बारिश से फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं जिन इलाकों में बुआई देरी से की गई है, वहां उम्मीद बाकी है। इसके पहले भी किसान रबी फसलों की कटाई नहीं कर पाए और आसमानी बादलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। किसान हमेशा से ही भगवान भरोसे रहा है। बारिश ज्यादा हो तो परेशान, ना हो तो परेशान। प्रकृति के आगे किसी का वश नहीं चलता। हालांकि हमारे देश में कृषि विशेषज्ञ और सरकार इन समस्याओं से निपटने के अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। विशेषज्ञ अनुसंधान करके ऐसी किस्मों को तैयार कर रहे हैं जो मौसम की मार सह सके, तो सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उठा रही है। पीएम फसल बीमा योजना के बाद से किसानों के पास एक विकल्प मौजूद है। आंकड़ों की माने तो कार्यान्वयन के बाद से 29 करोड़ 39 लाख आवेदक किसानों का नाम दर्ज किया गया और 9 करोड़ 1 लाख अस्थायी से अधिक आवेदक किसानों को जनवरी 2022 तक 1,04,196 करोड़ रुपए से अधिक के दावे प्राप्त हुए, जिनकी संख्या दिसंबर 2022 में बढ़कर 38 करोड़ नामांकित आवेदक किसानों तक पहुंच गई और आवेदन करने वाले 12 करोड़ 24 लाख से अधिक किसानों को 1,28,522 करोड़ रुपए से अधिक के दावे प्राप्त हुए। जनवरी 2022 तक किसानों द्वारा प्रीमियम के हिस्से के रूप में लगभग 21,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया गया था, जिसके एवज में उन्हें 10,04,196 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया था। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के प्रत्येक 100 रुपए के लिए उन्हें दिसंबर 2022 तक दावों के रूप में 484 रुपए प्राप्त हुए। किसानों द्वारा प्रीमियम के हिस्से के रूप में लगभग 25,192 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था, जिसके बदले उन्हें 1,28,522 करोड़ रुपए से अधिक के दावों का भुगतान किया गया। इस प्रकार किसान द्वारा किए गए प्रत्येक 100 रुपए के प्रीमियम के भुगतान पर उन्हें दावे के रूप में करीब 510 रुपए मिले हैं। इस तरह सरकार के संरक्षण में किसानों के पास फसल बीमा करके नुकसान की भरपाई करने का अच्छा विकल्प मौजूद है। वहीं समय के साथ तैयार की जा रही नई किस्मों को अपनाकर भी किसान हानि को लाभ में बदल सकते हैं।
जी हाँ, तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। और डॉक्टर जीनामणि, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। ये सही बात है कि आम लोग खुश हैं क्योंकि उनको तपती गर्मी नहीं झेलनी पड़ रही है, लेकिन किसानों के लिहाज से देखें तो कई बार बीच बीच में हम बारिश आते हुए देख रहे हैं। तो ये जो बेमौसम बारिश आ रहा है, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ये जो गर्म का सीजन है, जो हमारा मार्च से जून तक माना जाता है जी। तो मार्च हो या अप्रैल हो, अभी तक जैसे आज मई 30 है, तो गर्मी ज़्यादा नहीं हुआ और तापमान सबसे मतलब वन ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ होगा। मतलब अप्रैल में तो था, मई में भी ठंड है। तो जो हीट वेव होते हैं, जो हमारा या लू जो होता है, जैसे राजस्थान का इलाका में शुरू होता है और पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होके उड़ीसा तक जाता है, ऐसे डेवलप हुआ ही नहीं बिल्कुल। और अगर दैनिक तापमान देखा जाए तो दिल्ली में तो मतलब हीट वेव अगर सफदरजंग एयरपोर्ट माना जाता है तो बिल्कुल ही एब्सेंस है। हाँ, आइसोलेटेड जो आउटस्किट में जैसे नजफगढ़ वगैरह हीट वेव हुआ था, और ऐसे ही कंडीशन उत्तर भारत में है। और इस सीजन में जो थोड़ा हीट वेव हुआ वो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में 7 से 8 दिन ऑलमोस्ट सीजन का जो है 10 दिन तक रहा, लेकिन राजस्थान का इलाका में बिल्कुल नहीं है। और इवन मध्य प्रदेश में भी बहुत कम रहा, जो विराट इलाका है जो गैंगेटिक प्लेन्स, बहुत कम रहा। और अदर वे में जैसे बारिश का जो स्थिति हुआ जिसके वजह से हीट वेव कम था, वो बारिश ऑलमोस्ट हर 4-5 दिन में क्लाउडिंग या बारिश हर जगह पर हुआ है। चाहे आप महाराष्ट्र का बात करें, विदर्भ, मराठवाड़ा, जो माना जाता है सूखा एरिया या जहां गर्मी होता है, वहां इस साल इतना गर्मी नहीं पड़ा। और अगर 45 डिग्री का मान लेके चले तो 45 से ज़्यादा भी मेरे ख्याल से 5-10 स्टेशन रिपोर्ट किया होगा 2-3 दिन में कभी, जैसे मई 21 से 23 हुआ था। तो लेकिन वो जो बारिश का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जैसे हमारा जो राजस्थान जो लास्ट 7 डेज है, वो बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड, मतलब विंड भी था और ओले भी, मतलब हर दिन ओले कहीं ना कहीं गिरता है, चाहे केंद्रीय भारत हो चाहे पूर्व भारत जैसे बिहार, झारखंड एरिया हो। और लाइटनिंग सबसे मतलब अच्छा अहम विषय यही है कि लाइटनिंग में इस बार जो डेथ है अभी तक बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी मतलब हम लोग को वार्निंग भी लोगों के पास पहुंचा है। बट मोटा मोटी जो है गर्मी ऑलमोस्ट एब्सेंस है। बिल्कुल। तो गर्मी उस तरह से नहीं पड़ रही है जैसी आमतौर पर पड़ती आ रही है। डॉक्टर शिवे, ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि खेती पर इसका किस तरह का असर पड़ता है? जी, देखिए, यदि गर्मी कम पड़ती है तो दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो जो है कि हमारी मिट्टी नहीं तपती है और मिट्टी के अंदर जो हमारे इंसेक्ट, पेस्ट या हमारे बहुत से पैथोजन होते हैं वो नहीं मर पाते हैं। और लगातार यदि बारिश होती रहती है तो हमारे खरपतवार भी आ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव जो है हमारी मिट्टी पे पड़ता है। तो ये एक तो बात रही है। दूसरी बात ये है कि गर्मी की कहीं कहीं क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, या हमारा जो है गुजरात है, कहीं कहीं जो हमको जो है समर प्लाविंग करनी पड़ती है, जिसको हम ग्रीष्मकालीन जुताई कहते हैं, उस विशेषकर जहाँ पर हम बारिश पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो हमारी मिट्टी तप जाती है और पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें गर्मी कम पड़ने की वजह से जो हमारे मानसून की बारिश होगी उसमें मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये एक हो सकता है कि कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी यदि जैसे बारिश हो रही है, किसान भाई इस बीच बीच में अपनी मिट्टी को जो है खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं और जैसे ही कंडीशन में आता है वो जुताई कर सकते हैं, ताकि जब बरसात के दिनों में बारिश हो तो अच्छा पानी सोखने की क्षमता मिट्टी के अंदर बन जाए। तो इस तरीके से जो है सावधानी कुछ रख सकते हैं। डॉक्टर अबीर, आपको भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। बताएं हमें कि जैसे कि डॉक्टर शिवे भी बता रहे थे कि जो मिट्टी है उस पर काफ़ी असर पड़ता है इस बेमौसम बारिश का। आपसे और भी विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे अगर बारिश जब ज़्यादा होगा, बेमौसम होगा, तो पहली बात तो कुछ हमारे जो पोषक तत्व है उनके कुछ वहाँ से लॉस होने की संभावना हो जाते हैं। फिर कुछ पोषक तत्व कहीं पे ज़्यादा, वहाँ पे जो जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर बेमौसम बारिश हो या फिर कभी बारिश की कमी हो। तो इसी वजह से हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से देख लेनी चाहिए और उसी हिसाब से पोषक तत्वों का प्रबंधन करना चाहिए आने वाले जो क्रॉप
किसान भाई लगाना चाहते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जनामणि, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया और हम लगातार देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं, जिसकी वजह से बारिश की स्थितियां देश के कई हिस्सों में हमने देखी। तो ये बदलाव क्यों आ रहा है? कई लोग, जो आम धारणा है आजकल, वो यही बनाते हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन है उसका असर हो रहा है। तो क्या वैज्ञानिक के तौर पर आप भी इसी तरह से देखते हैं या क्या वजह है? देखिए, जो इस साल का जो ऑन टाइमली जो रेन एक स्पेल के बाद एक स्पेल मतलब मार्च से जो चालू है, तो वो तो जलवायु का परिवर्तन नहीं है, क्योंकि हम लोग जलवायु का परिवर्तन तब बोलते हैं जब पिछले कई साल में नहीं है और पहले बार ऐसे हो रहा है। तो हम इसके लिए जो है, एक तो जो तापमान देखना चाहिए कि मार्च अप्रैल मई में उत्तरी भारत या केंद्रीय भारत कैसा था, और पुराना जो समर सीजन है बहुत लॉन्ग पीरियड डाटा में कि ऐसे कोई रेन स्पेल या WD लगातार आया या नहीं आया। तो अभी तक जो हमारा रिसर्च या जो भी डाटा रियल टाइम में है, ये दिखाता है कि 2020 में भी ऐसा हुआ था, 2020 में जो एक के बाद एक WD आया, और दिल्ली में भी बारिश हुआ था। और उसका पहले 2008 में भी, अगर तापमान सफदरजंग एयरपोर्ट का देखें तो 2008 में, इस साल जो है कोल्डेस्ट में होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर अगर लें कुछ ऐसे 38 आ रहा है मैक्सिमम, एवरेज बिलो नॉर्मल बाय 3 डिग्री। तो ये कोल्डेस्ट है, बट 2008 में भी ऐसा हुआ था। तो ये नेचुरल वेरिएशन है, प्रकृति का जो विद इन द लिमिट है, ऐसे कोई मतलब जलवायु परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं है। और क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे साल भी निकल रहा है, बट यही है कि ये होता है कोई 10 ईयर्स में या 15 ईयर्स में एक बार होता रहता है। हमें और डाटा देखना पड़ेगा कि इस साल जो इतना लगातार WD और इतना एक्टिव रेनस्पेल पर्टिकुलरली जो राजस्थान में हो रहा है ना, पिछले 7 दिन में ऑलमोस्ट एवरी डे 23 मई टिल टुडे 30 मई जो आंधी और उसके साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन भी हो रहा है, चाहे बाड़मेर बोले, बीकानेर बोले, गंगानगर बोले, जो रेगिस्तान का इलाका है वहाँ इतना नंबर ऑफ इवेंट होना, वो डाटा देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो राजस्थान का डाटा देख के फिर हम बता सकते हैं कि पिछले कई साल कह सकते हैं कि ये एक प्रकृति का खेल है जो समय समय पर चलता रहता है, लेकिन किसानों को इसके लिए तैयार होना होगा ताकि वो इसका सामना कर सके। डॉक्टर शिवे, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में खरीफ से पहले के जो ग्रीष्मकालीन फसलें किसान लेते हैं, जो अभी उनके खेतों में लगी हुई होगी, तो ऐसे में जब वो उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बारिश होगी या ओलावृष्टि होगी, ऐसे स्थिति में जब ये नौबत आ जाती है तो किसानों के लिए क्या उपाय है? देखिए, जो हम समर में लगाते हैं या ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द या हम ढैंचा लगाते हैं, उसके लिए तो ये बारिश बहुत अच्छी है जी। क्योंकि हमारी जो पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और धान गेहूँ फसल चक्र के अंदर हम ये बताते हैं कि यदि हमको मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ानी है तो हमको जो है कोई भी ग्रीष्मकालीन जो है फसल लगानी है, उसमें विशेषकर मूंग है, उड़द है, काउपी है या ढैंचा है या सनई है, इनको बताते हैं। तो इनके लिए तो ये बारिश जो हो रही है बहुत अच्छी है। जिन्होंने लगा रखी है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी अच्छी बढ़वार भी हो रही है। और फसल को जो ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से नुकसान होता है वो भी नहीं होता है। और लेकिन ये चीज़ ध्यान रखने की है, क्योंकि मूंग उड़द के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसको पानी को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यदि ज़्यादा पानी भर जाएगा तो जड़ों में जो है ग्रंथियाँ बनती हैं, वो अच्छे ढंग से ग्रंथियाँ नहीं बनेंगी, वायु का आदान प्रदान नहीं होगा और इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है किसानों को। मैं बताना चाहूँगा, बदलते हुए मौसम में और असामयिक जो बारिश हो रही है, जहाँ ज़्यादा बारिश हो जाए उसको निकालने का भी, ड्रेनेज का भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए जी। और डॉक्टर, अभी जैसा कि आपने बताया कि इन परिस्थितियों को देखते हुए उचित समय पर पोषक तत्व प्रबंधन भी किसानों को कर लेना चाहिए, तो ऐसे में आप क्या सुझाव इस वक्त किसानों को देना चाहेंगे? देखिए, अभी सारे किसानों के खेत जो है वो खाली है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो यही सही समय है कि मिट्टी के सैंपल लिया जाए और उसको नज़दीकी जो सॉइल टेस्टिंग लैब है, जो कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में या जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे उनसे कांटेक्ट किया जाए, उसको टेस्टिंग कराया जाए और उसी के बाद ही पोषक तत्वों का प्रबंधन मतलब फिक्स किया जाए जी। और तो मिट्टी की जांच की बात आप कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप इसके बारे में भी हमें बता दें कि मिट्टी की जांच इस वक्त कराना क्यों ज़रूरी है, इससे किसानों को क्या लाभ हैं? जी डॉक्टर अबीर। देखिए, जैसे कि हमें, जैसे कोई भी मनुष्य को जो पोषक तत्व हमारे अंदर नहीं होता
उसी की दवाई हमें दी जाती है। वैसे ही मिट्टी का भी कुछ पोषक तत्व ज़रूरी है, 17 ऐसे पोषक तत्व है जो ज़रूरी मिट्टी में होने होते हैं, और वो कितने परिमाण में है, और जो हमारे डिफरेंट क्रॉप्स है, जैसे अभी बारिश में कोई धान लगा सकते हैं, कोई बाजरा लगा सकते हैं, तो डिफरेंट क्रॉप के लिए उसका रिक्वायरमेंट भी अलग है। तो इसीलिए हर खेत में हमें मिट्टी की जांच करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मिट्टी के जांच तो लैब करते हैं, वो सेकंड स्टेप है, बट पहला स्टेप जो है कि मिट्टी फार्मर जो किसान भाई है हमारे, वो कैसे ले। जी हाँ, तो नमूना लेना ये भी अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है, और नमूना लेने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर जानेंगे आपसे आगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर जीनामणि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमने देखा कि पिछले दिनों उत्तर भारत और मध्य भारत पर खासतौर पर कि बारिश और ओलावृष्टि लगातार होती रही, तो किसानों को इससे बचाव के लिए पहले से तैयार होना बेहद जरूरी है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह से अपने पूर्वानुमान में काफी सटीक साबित हो रहा है। ऐसे में बताएं कि खास तौर पे ओलावृष्टि वगैरह की जो जानकारी है वो जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचे, इसके लिए किस तरह से कार्य किया जाता है? बिल्कुल, देखिए जो ओलावृष्टि है और मेनली जो लाइटनिंग है, जैसे हमारा किसान भाई जो है वो पेन जो फील्ड में काम करते हैं, जहाँ मतलब छोटा पेड़ या कुछ है, लेकिन रहने के लिए जो सेफ्टी जो रहना चाहिए जो लाइटनिंग से बचने के लिए, तो वो नहीं है। तो इस मामला में यही है कि हम लोग आजकल जो है लाइटनिंग और जो हेलस्टॉर्म ओलावृष्टि का एक नावकास्ट करते हैं। नावकास्ट मतलब सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लाइटनिंग है या जो आता है आंधी, उसका जो प्रेडिक्शन हमारे पास या वर्ल्ड में भी वही है कि हमारा जो राडार है या अभी कहाँ बन गया बादल, वो बादल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, और वो बादल में क्या लाइटनिंग का कैपेबिलिटी है जो लोगों को मार सकता है अगर वो ठीक जगह पर उनको सेफ्टी पॉइंट या घर के अंदर नहीं आया। तो वो सब चेतावनी के लिए आजकल हम लोग राडार और सैटेलाइट मेनली यूज करते हैं, और ये बहुत मतलब 3 घंटा तक ये वैलिड होता है। तो ये आजकल हम लोग जैसे दूरदर्शन है और काफ़ी मतलब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया में भी हम दे रहे हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हमारा किसान भाई को कि अगर खेती के लिए जा रहे हैं तो ज़रूर ये देख के जाइए कि कहीं सोशल मीडिया में कुछ चल रहा है कि मेरा जो ज़िला है या मेरा जो ब्लॉक है तो वहाँ कोई चांस है क्या ओलावृष्टि या लाइटनिंग का, वो एक पार्ट है। और मैं दूसरा बताना चाहता हूँ कि ये जो ओलावृष्टि और लाइटनिंग का अगर सही जानकारी चाहिए वो 3 घंटे के अंदर मिलता है। तो वो 3 घंटे के अंदर एक तो अपने को सेफ्टी रखना चाहिए, उसके साथ साथ उनकी जो गृहपालित आने होते हैं, जो इनकी गाय है या इनकी जो होते हैं, उनको भी अपने रहने का जगह पर ले आना चाहिए। क्योंकि ये भारत में ये दिखाया गया है कि सारा जो सीवियर वेदर होते हैं, जैसे साइक्लोन है या कोई भी हो है, तो उसके लिए भविष्यवाणी जो है पक्का हम लोग देते हैं, वेल इन एडवांस देते हैं, जिसके वजह से मास कम्युनिकेशन और सरकार भी पड़ जाते हैं, तो लोगों को खाली कराया जाता है। लेकिन लाइटनिंग और ओलावृष्टि का अपने को सेफ्टी रखने के लिए खुद को कार्रवाई करना पड़ेगा, और पहले खुद को सेफ्टी रखें। और जैसे आप बता रहे हैं कि जो अगर ओलावृष्टि हम लोग दे रहे हैं कहीं, अगर हमारा जैसे कलर कोड है, जैसे हम लोग ऑरेंज देते हैं, रेड कलर देते हैं, तो अगर कोई सब डिवीजन में ऐसे इश्यू हुआ है तो अपने कार्रवाई करे कि अगर कोई क्रॉप ऑलरेडी हो गया उसको वहां से निकाले और घर में ठीक जगह पर रखे, बस यही है। जी हाँ, तो यानी कि किसानों को ये चीज़ बिल्कुल अपने आदत में शुमार कर लेना चाहिए कि जब भी आप खेतों पर जा रहे हो और अगर मौसम बदलता हुआ आप देख रहे हैं तो मौसम की किस तरह की चेतावनी जारी की जा रही है इस पर नज़र ज़रूर बनाकर रखें। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर जीनामणि ने बताया 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा कि बिजली चमक सकती है, और ऐसे में बेहतर होगा कि आप खेतों में न जाए, खुद भी घर पर रहे, अपने पशुओं को भी जो उनके बाड़े हैं उनमें लेकर आ जाए। तो ये जो बचाव के तरीके हैं इन्हें आप अपना सकते हैं। बहरहाल बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिव, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो बेमौसम बारिश की हम बात कर रहे हैं, जिन किसानों ने अगेती फसल ले ली है और जिन की जो फसल है वो लगभग तैयार हो रही है, उन्हें काफी नुकसान हो सकता है इस बेमौसम बारिश से, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा इस समय? हाँ, देखिए, जिनकी फसल पक के तैयार होने वाली है, वैसे इस समय ज़्यादा संभावना ये रहती है कि कोई फसल इस समय पकती नहीं है, क्योंकि यदि हम स्प्रिंग में भी लगाते हैं तो उसकी जो है लगभग अभी वेजिटेटिव स्टेज में होगी या फलियां बन रही होंगी। जी। तो उस तरीके से वो चीज़ ध्यान रखने की है कि मतलब जहां इन्होंने बहुत जल्दी लगा दी है,
जैसे जनवरी के एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, तो वहाँ हो सकता है मूंग उड़द उनकी पक रही हो, या काउपी की जो हमारी फलियां हैं वो तोड़ने के लिए तैयार हो गई हों, तो उनको तोड़ लें, उनको तोड़ कर जो है या तो उसका सीड बना लें, या जैसे काउपी की है वेजिटेबल के लिए भी यूज करते हैं, और बाद में बचा हुआ जो अवशेष है उसको मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। तो जैसे ही मौसम की जानकारी जनामनी साहब बता रहे थे, क्योंकि आजकल हर एक गाँव के अंदर जो है हर एक परिवार में स्मार्टफोन है, ये हर एक घर में भी नहीं है तो हर एक मोहल्ले में तो स्मार्टफोन है ही। तो वहाँ से जिस बच्चे के पास में स्मार्टफोन है, जो यंग बच्चे हैं उनके पास में ज़्यादा होता है, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो जो किसान भाई हमारे बहुत से ऐसे हैं कि ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो वहाँ से जानकारी लेके ये पता लगा लें कि भाई ओलावृष्टि होने वाली है, बारिश होने वाली है, तो उनकी यदि फलियां पक गई हैं तो फलियों को तोड़ लें, और यदि सब्जी भी तैयार हो गई है तो सब्जी को भी तोड़ के बाजार में बेच दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन जी हाँ, तो सटीक और सही जानकारी और समय पे जो जानकारी है वही आपको नुकसान से बचा सकती है, और ऐसे में आपकी भी पूरी पुख्ता तैयारी होना बेहद ही जरूरी है। बहरहाल इसी तरह से हमारी चर्चा विचार विमर्श कार्यक्रम में जारी रहेगी कि मौसम में हो रहे ये बदलाव किस तरह के हैं और कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, साथ ही आप किस तरह के कदम उठा सकते हैं मौसम की मार से बचने के लिए। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और इसका सीधा असर कृषि पर पड़ता है। ऐसे में किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि वो जागरूक रहे, सही समय पर जानकारी जुटाए ताकि वो मौसम की मार से बच सके। बातचीत को यहाँ पर आइए आगे बढ़ाते हैं। और किसानों के लिए मानसून बहुत ही अहमियत रखता है, किसान इंतजार में रहते हैं कि मानसून कब आ रहा है। तो डॉक्टर जनामनी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो मानसून का पूर्वानुमान है वो किस तरह का है, और किसानों का जो इंतजार है मानसून का वो कब खत्म होने वाला है? हाँ, अभी जो लेटेस्ट है यही है कि मानसून का जो आगमन जो है नॉर्मल है ना। जो अभी आगे जो हमारा भविष्यवाणी है, अभी जो सेकंड स्टेज हम लोग जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट पूरा सीजन का जो देते हैं, जो किसान भाई के लिए एक ओवरऑल आउटलुक होता है, तो मैं उसके संदर्भ में यही बोलूँगा कि हमारा जो पूरा सीजन का फोरकास्ट है ऑल इंडिया बेसिस में वो 96% है, यानी नॉर्मल रहेगा, है ना। तो लेकिन जो जून महीने का जो रेनफॉल है, जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप जो है खरीफ का शुरू करते हैं मेनली, तो बुआई जो है उसके लिए थोड़ा मतलब न्यूज इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है जून महीने का रेनफॉल जो है बिलो नॉर्मल रहेगा। 92%, लेस देन 92% रहेगा। क्या ये देश के तमाम हिस्सों के लिए है? हाँ, पूरा देश का एवरेज है। और सीजन का लेकिन नॉर्मल है, अराउंड 96% है। और जो रीजन वाइज पहले बार हम लोग फिगर लाया, तो रीजन वाइज में यही है कि उत्तर पश्चिम भारत का जो एरिया है वो बिलो नॉर्मल रहेगा पूरा सीजन के लिए, और ऐसे भी तो जून महीने के लिए भी बिलो नॉर्मल है। तो ये सारा फिगर है, लेकिन इसमें इतना हैरान का नहीं होना चाहिए, इसलिए ये तो थोड़ा मोटा मोटी हिसाब है। लेकिन जो कौन सा सब डिवीजन में, क्या ये कह सकते हैं कि जून महीने में भले ही कमी हो बारिश की, लेकिन आगे चल के वो भरपाई हो जाएगी? क्या ये हम मान सकते हैं? अगर बाकी कुल मिला के बारिश की स्थिति में ये बताया जा रहा है कि सामान्य बारिश होगी, तो क्या ये जून की भरपाई हो जाएगी? या बिल्कुल, एक्चुअली जो जून महीने में कम बारिश होगा या जो बिलो नॉर्मल होगा, लेकिन जुलाई एंड अगस्त में वो बढ़ सकता है, क्योंकि मंथ टू मंथ वेरिएशन होता है। हमने जुलाई का फिगर नहीं लाया। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये मोटा मोटी फिगर को ज़्यादा ध्यान न देके जो हमारा जो आता है वीकली या 5 दिन का, 7 दिन का या 2 हफ्ता का फोरकास्ट, उसमें हमारा ज़्यादा मतलब एक्यूरेट रहता है। तो जैसे बुआई शुरू करेंगे तो इसलिए जो पहला बारिश होगा उसको वो देख के कि उसकी क्या भविष्यवाणी आ रहा है, कितना दिन ये बारिश रहेगा, वो बहुत मैटर करता है। आप अगर देखेंगे पिछले साल जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत सारा एरिया में लंबा टाइम जो है ड्राई स्पेल चला। तो इसलिए जो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप करना है या जो शुरू करना है बुआई, तो इसलिए मौसम विज्ञान विभाग और जो कृषि विज्ञान केंद्र है और हमारे पास भी
बहुत सारा स्टेट एग्रीकल्चर अथॉरिटी है, उनका गाइडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल जो है जून महीने का रेनफॉल कम होने का चांस है, हम लोग जो भविष्यवाणी किया, और ओवरऑल ऑल्सो हम लोग जो 96% दिया है। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बुआई का समय होता है और इसी समय में बारिश की कमी का अनुमान जताया जा रहा है। तो डॉक्टर शिवा, ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्या बुआई को टाल सकते हैं? टाल देंगे अगर, और देर से अगर बोते हैं तो फिर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ देखिए, जैसा कि जनमनी साहब ने बताया कि थोड़ा डेफिसिट रहने की उम्मीद है जून के महीने में, तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि उसको ये देख लें कि जो वीकली फोरकास्ट होता है उसके अनुसार यदि बारिश में थोड़ा डिले हो रहा है तो थोड़ा डिले कर सकते हैं, सोइंग जल्दी नहीं करना है। और यदि ये लगे कि भाई अब बारिश अच्छा स्पेल होने वाला है 10 दिन 15 दिन, तो उस समय बुआई करेंगे तो फसल को अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि एक बार जो बारिश ड्राई हो गया बीच में बारिश होने के बाद में, तो फिर थोड़ा सूखा पड़ता है तो फसल पर नुकसान होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि जहाँ पे अभी जैसे बता रहे हैं, तो जैसे धान की रोपाई करनी है तो उसको जून के महीने में न करके जुलाई में ही करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जून में आपकी नर्सरी तैयार कर लें, या हमको मक्का की बुआई करनी है या ज्वार की करनी है, बाजरे की करनी है, अरहर की करनी है, तो उसको जो है थोड़ा टाल सकते हैं और उसको जो है थोड़ा जुलाई में कर सकते हैं, तो कोई फसल पर नुकसान होने के चांस नहीं है। लेकिन यदि आपने पहले कर दिया और बारिश नहीं हुई, फिर थोड़ा सा नुकसान होने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि जो बारिश का पूर्वानुमान है उस पर जरूर नजर बनाकर रखें, और जो हफ्ते भर के अंदर का पूर्वानुमान जारी किया जाता है उस पर ज्यादा यकीन करें और उसके अनुसार जो अपने कृषि के रणनीति है उसे तैयार करें। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अबीर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो खाद उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, खेतों में छिड़काव किया जाता है, तो बारिश के अनुसार इसकी रणनीति को किसानों को किस तरह से बदलना होता है? देखिए, जो जैसे जेनामनी साहब ने बताया कि हमें बारिश का प्रेडिक्शन को बहुत सीरियसली मॉनिटर करना चाहिए किसान भाइयों को, तो उसी हिसाब से हमें वैरायटी भी ऐसा चूज़ करना चाहिए। और जो हमारा अभी हम जिस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं कि हर खेत में कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि गोबर की खाद हो, फिर वर्मी कंपोस्ट हो, तो ये सब डालना चाहिए। तो ये भी डालना चाहिए, तो वो सोइंग से एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले डालना चाहिए। तो ये सब कुछ बारिश के साथ ही इंटरलिंक्ड है, तो बारिश का डेटा लिया जाए, मतलब प्रेडिक्शन देखा जाए और उस हिसाब से पहले खाद दिया जाए और फिर रुपाई किया जाए। और कुछ जो हम नाइट्रोजन देते हैं वो रुपाई के साथ देते हैं, और कुछ उसके कुछ दिन बाद जब उसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है क्रॉप का, उस समय पे देते हैं। तो वैसे ही ये रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहूँगा। जी ज़रूर। जो भी किसान भाई जो है मतलब इस तरीके की सिचुएशन देख रहे हैं, तो पोषक तत्व का प्रबंधन जो है मृदा परीक्षण के आधार पर करें। जो भी फसल ले रहे हैं, धान के लिए अलग है, मक्का के लिए अलग है, ज्वार के लिए अलग है, बाजरे के लिए अलग है, उसमें भी फिर कौन सी किस्म ले रहे हैं। आप बासमती किस्म ले रहे हैं, आप हाइब्रिड ले रहे हैं, आप नॉर्मल वैरायटी ले रहे हैं, तो उसके अनुसार जो है पोषक तत्व का प्रबंधन करें। और मृदा परीक्षण जो है 3 साल में एक बार जो जरूर कराएं, क्योंकि हमारे भारत सरकार की ये योजना है, ये जो हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड है वो 3 साल में रिन्यू होना चाहिए। और ये किसान की अपनी जिम्मेदारी है कि मिट्टी को लेके और अपने नमूने को जो भी नजदीकी मृदा परीक्षण केंद्र हैं वहाँ लेके जाएं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, डिपार्टमेंटल हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं, वहाँ दें और इसको पहले करा लें, क्योंकि अभी समय है। जैसे बिल्कुल, तो डॉक्टर शिवा बहुत ही उचित कह रहे हैं कि ये अभी समय है और मृदा परीक्षण अभी करा लेना चाहिए। डॉक्टर अबीर, आप नमूने किस तरह से लिए जाए इसके बारे में भी बता रहे थे हमें, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब मिट्टी का नमूना लिया जा रहा हो? देखिए, जो किसान का खेत है उसको पहले उसका सर्वेक्षण कर लेना चाहिए, और उसका रंग, वो उसका जो हाइट है, जो ढलाव है, या फिर उसका जो पैदावार है, वो सब देख के पहले खेत को ऐसे 3-4 भागों में बांट लेना चाहिए पहले बात तो। और ये जो भाग है ये 1 एकड़ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अब हर भाग में, हर एकड़ में 15 से 20 ऐसे मिट्टी लेने का सैम्पलिंग स्पॉट पहले उसको खुद ही चूज़ करने पड़ेंगे। और फिर वो 15 से 20 जो स्पॉट है वो एक जगह पे ना हो, एक समांतराल रेखा में ना हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ा हो, थोड़ा जिगजैग पैटर्न में हो। और फिर ये स्पॉट कहीं पे मतलब किसी रोड साइड ना हो, कहीं छाँव पे ना हो।
तो ऐसे जगह से, हर जगह से अगर हम धान, गेहूं या फिर दलहनी तिलहनी फसलों की बात कर रहे हैं तो 15 सेंटीमीटर तक का वो वहाँ से मिट्टी का सैंपल ले ले। मिट्टी का सैंपल लेने के लिए एक वी शेप का गड्ढा बनाए जिसका डेप्थ 15 सेंटीमीटर हो और वहाँ से 2 सेंटीमीटर का परत उठा ले। फिर ये सारे सैंपल को बहुत अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा एक वाइट पॉलीथीन शीट में उसको बिछा के। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद, क्योंकि हमारे पास सैंपल बहुत सारा हो जाएगा, तो वहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको एक 4 हिस्सों में बांट ले, एक प्लस साइन बना ले, 4 हिस्सों में बांट ले। फिर जो ऑपोजिट के 2 हिस्से हैं उसको डिस्कार्ड कर दे और बाकी को फिर से मिक्स करें। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, सैंपल का परिमाण घटा रहे हैं। जैसे ही 500 ग्राम सैंपल हो जाए, वो सैंपल को फार्मर को जल्दी से जल्दी जो नज़दीकी मृदा परीक्षण लैब है वहाँ पे दे के आना चाहिए और वहाँ पे वो अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दे, कहाँ से सैंपल है, कब लिया गया है और अपना जो मौजा नंबर हो या कौन सा फसल वो करना चाह रही है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होना चाहिए। और एक बहुत ज़रूरी बात है कि वो जो सैंपल है उसको सूखने ना दे, मतलब जितना जल्दी सैंपल लिया जाए उसके तुरंत ही वो, हाँ, नमी रहनी चाहिए। अगर सुखाना है तो छांव में वो रख सकता है, बट धूप में ना रखे। तो बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए जब भी आप हाँ, मिट्टी का इसमें थोड़ा सा मैं ये हैं। बताना चाहूँगा, जब मिट्टी लेके जाते हैं, मिट्टी का जो भी सैंपल जब पॉलीथीन में लेके जा रहे हैं, किसी उसमें लेके जा रहे हैं, तो उस पर जो है आपका किसान का नाम होना चाहिए, फील्ड का नंबर होना चाहिए, खसरा नंबर होना चाहिए, डेट तो उन्होंने जो ली है, मतलब जिस डेट को सैंपल लिया है, और गांव का नाम होना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए ताकि जब रिपोर्ट बन के आए तो वो किसान को सही मिले जानकारी कि ये किस किसान की है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल जाते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर, वहाँ मिक्स होने के चांस रहते हैं। तो किसान जो है सटीक जानकारी के लिए इन बातों का ध्यान भी रखना बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जीनामणि आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बीते 2-3 सालों में एक बार फिर से हम अल नीनो का जिक्र कई बार सुन रहे हैं, जिस वजह से आशंका ये जताई जा रही है कि बारिश में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। तो क्या है अल नीनो और किस तरह का असर इसका बारिश की स्थितियों पर पड़ता है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, जो एल नीनो है वो हमारा जो प्रशांत महासागर का एक होता है, हर 2 साल या 5 साल की साइकिल होता है। तो वो एकदम से जो हमारा पेरू कोस्ट है, जो उसी के पास जो पूर्व प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा तापमान बढ़ता है। वो शुरू होता है मई जून महीना में बढ़ना शुरू होता है, लेकिन उसका पीक जो है वो जाके विंटर में आता है। तो जो साल, जो कोई साल में, मैं जैसे बताया कि 3 साल या 5 साल गैप में वो जैसे शुरू हो जाता है, हमारा वहाँ है यंत्र सब, तो वहाँ से सब रिपोर्ट आता है। तो इस साल ऐसे कुछ डेवलप हो रहा है और ऑलरेडी जो पेरू कोस्ट में तापमान जो है 1 डिग्री पहुंच गया, ये लेटेस्ट वीक में जो आया है सब हफ्ता में। तो ये जो गर्मी, अगर वहाँ तापमान होता है, नॉर्मली वहाँ ठंड होना चाहिए, तापमान जो है कम होना चाहिए, जो समुद्र का जो सरफेस तापमान, सी सरफेस टेम्परेचर, तो अगर वो बढ़ता है तो हमारा जो रेनफॉल का जो हमारा रीजन में है वो कम होता है नॉर्मली। तो लेकिन जरूरी नहीं है कि जो साल या कौन सा ईयर में वो डेवलप होता है वो हर साल ऐसे हमारा भारतीय जो इंडिया का रीजन के ऊपर कि उसका प्रभाव रहेगा या ड्राउट होगा या डेफिशिएंट होगा, वो हर साल नहीं है। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है, अगर हम पिछले 50 साल का लें तो हम ये देख रहे हैं कि 60 ईयर्स आउट ऑफ से 100 ईयर्स जो एल नीनो का प्रभाव रहता है, जिसमें बारिश देश के ऊपर टोटल कम रहता है। तो नॉर्मल का बिलो नॉर्मल समथिंग लाइक दैट। बट इस साल का सिचुएशन ऐसा है कि वो तो हो गया, एक फैक्टर है जो मानसून को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, लेकिन हमारा जो भारत का जो महासागर है वहाँ भी कुछ फोर्सिंग से होता है। जैसे इनकी जो आता है दक्षिण जो भारत महासागर से क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो आता है, और हमारा एक होता है, हम लोग बोलते हैं डाइपोल, एक होता है जो इंडोनेशिया कोस्ट और हमारा जो ओमान कोस्ट उस साइड का कुछ ऐसा ऑसिलेशन होता है। इस साल वो उसकी जो एल नीनो का जो इम्पैक्ट है उसको काउंटर एक्ट कर रहा है।
अगर देखेंगे हमारा सारा जो मीडिया में यही हम बोल रहे हैं कि इस साल का जो एलिनो का आयु प्रभाव का जिक्र है हम वो सुन रहे एलिनो हैं। का प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि ऐसे कुछ लोकली डेवलप हो रहा है जिसमें मानसून शायद नॉर्मल होगा। जो IoT का हम जिक्र सुन रहे हैं, जो वो भरपाई IoT कर देगा, वो उसी की बात आप कर रहे हैं। हाँ, इंडियन ओशन डाइपोल जो हमारा लोकल होता है, जो इंडियन ओशन ऊपर के ऊपर भी एक ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो वो शायद उसका काउंटरैक्ट करेगा। बिल्कुल। तो यानी ये कि अल नीनो का जिक्र सुनते ही हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इसका correct। बहुत बुरा असर पड़ेगा, बल्कि उसकी भरपाई आने वाले समय में हो जाएगी। उसके भी आसार जो है अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो डॉक्टर शिव, ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने बताया, अगर बारिश शुरू में नहीं आ रही है, जून में नहीं आ रही है, देर से आ रही है, तो ऐसे में जो बुआई है उसे टाला जा सकता है। तो ऐसे में जब थोड़ी देर से बुआई कर रहे हैं, तो क्या उन्हीं किस्मों का चुनाव करना चाहिए जिन किस्मों का चुनाव करते आए हैं, या फिर दूसरी किस्मों का चुनाव करना चाहिए किसानों को? हाँ, देखिए, यदि बारिश की भविष्यवाणी कुछ इस तरीके से दी जा रही है तो हम फसलों का चुनाव भी उसी अनुसार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम जो है धान लगाते हैं, लेकिन संभावना ये है कि बारिश कम होगी, तो हम जो अरहर लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, उड़द लगा सकते हैं, सोयाबीन लगा सकते हैं, काउपी लगा सकते हैं, बाजरा लगा सकते हैं, ज्वार लगा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं, तो इस तरीके से चुनाव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे ड्राई लैंड एरिया में या जहाँ हमारी सूखा पड़ने की संभावना, वहाँ हम जो इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो दाल वाली फसल लगाने के साथ साथ जो हम सीरियल लगा सकते हैं, तो ज्वार के साथ में जो हम काओपी या बाजरे के साथ में काओपी, सोयाबीन, ये सारी लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग सहफसली खेती कहते हैं। तो जैसे जैसे बारिश का जो अनुमान आता जाता है, वैसे वैसे हमारी प्लानिंग भी चेंज होती है। और ये जो है किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि आजकल इतना फास्ट कम्युनिकेशन है, तो सब जानकारी वो रखते हैं, उनको जानकारी रखने के अनुसार अपनी प्लानिंग चेंज कर लेनी चाहिए, और तभी जो है वो कोई भी सिचुएशन से निपट सकते हैं। बिल्कुल। और ये एक पॉइंट में ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे जून में हम लोग कम बारिश का सूचना दिए हैं, ये जरूरी नहीं है कि सारा एरिया में ऐसे कुछ है। ऐसे हो सकता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश हो या राजस्थान में कम हो जाए, क्योंकि इंडिया का जो मानसून है ना, उसके वेरिएशन बहुत होता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो हम लोग ऑल इंडिया आज टोटल बोलते हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं जो वीकली का जो हफ्ता का जो भविष्यवाणी है उसके ऊपर नजर रखे कोई भी डिसीजन पहले, क्योंकि वो एक्यूरेट होता है, हमारा सामने होता है उसका आंकड़ा। डॉक्टर जिंदमनी, इसलिए मेरा जो अगला सवाल है आपसे है वो कि जो पूरे देश में बारिश का वितरण होगा वो किस प्रकार का होगा? कौन से क्षेत्र है जहां पर हम ज्यादा बारिश देख सकते हैं और कहां पर कमी महसूस की जा सकती है ज्यादा? देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जैसे कोंकण का इलाका है, कर्नाटक एरिया है, या उड़ीसा और जितना कोस्टल एरिया है, वहाँ बारिश तो एकदम से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर 10% कम हो जाता है तो वो उसका ज़्यादा अवसर नहीं पड़ेगा, मैं तो सोचता हूँ। लेकिन जो कम बारिश वाला इलाका है, जैसे राजस्थान है, या जो बोलते हैं हम लोग रेनफेड एग्रीकल्चर, तो उसकी प्लानिंग बहुत मतलब सीरियसली करना चाहिए। तो मेनली हम लोग इस साल का जो भविष्यवाणी दिया, तो उत्तर पश्चिम भारत जो राजस्थान का इलाका है उसी के आसपास का जो एरिया है, और ऑल्सो राजस्थान, वहाँ कम बारिश हो सकता है। बट लेकिन मैंने जैसे बताया कि बहुत ज्यादा बारिश का जो इलाका है उसमें 10% या 5% कम होने से मैं तो नहीं सोचता हूँ एग्रीकल्चर के ऊपर ऐसे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर शिव, जैसा कि बता रहे हैं, उत्तर पश्चिम भारत जो है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्र आते हैं, जो अधिकतर धान की पैदावार के लिए, धान या अन्न हम कह सकते हैं, उसकी पैदावार के लिए ये क्षेत्र जाने जाते हैं। तो ऐसे में जहां पर बारिश की कमी का अनुमान जताया जा रहा है, कुछ खास फसलों का सुझाव यहां पर आप किसानों को देना चाहेंगे ऐसे स्थिति में? हाँ, देखिए, हम इस साल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं जी। और हम जो श्री अन्न की बात कर रहे हैं, तो श्री अन्न की जो हमारी फसलें हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, या हमारी रागी है, चीना है, चीमा है, ये सारी फसलें इसके अंदर आती हैं। तो हम यदि धान की फसल ना करके इनको लगाएंगे, ज्वार बाजरा को, या इसके साथ साथ हम दाल वाली फसलें भी लगाएंगे, तब भी अच्छा रहेगा। विशेषकर मैं जो राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, जनामनी साहब ने अभी बताया, तो वहाँ पे जो बाजरा बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाजरे के साथ में मोठ है, मोठ को जो है सहफसली खेती के रूप में उगाएं, मूंग है, काउपी है, तो इनको उगाएंगे तो अच्छा रहेंगे। और जो धान की खेती होती है राजस्थान में, वो श्री गंगानगर क्षेत्र में होती है, तो वहाँ भी जो है यदि बारिश कम हो रही है तो वो
ज्वार बाजरे को उगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा धान की अपेक्षा। और यही जो सहफसली खेती है और भी अच्छा रहता है, क्योंकि यदि लंबा स्पेल भी आता है तो उसमें संभावना ये होती है कि एक फसल यदि मर भी जाती है तो दूसरी फसल हमारी पक जाती है। तो इस तरीके से सहफसली खेती करके तो भरपाई हो जाती है, नुकसान जो है वो ज्यादा नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कोई एक फसल न लेकर सहफसली खेती को अपनाएं। और खासतौर पर जहां पर यहाँ पर बताया डॉक्टर शिवे ने कि श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज जो है इनका चुनाव आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अच्छे से उग जाते हैं और आपको अच्छी पैदावार देते हैं। अच्छी पैदावार के साथ साथ इनकी बाजार मांग भी बढ़ चली है तो आपको लाभ भी ज्यादा होगा। बहरहाल इसी तरह से हमारी चर्चा यहाँ पर जारी रहेगी, लेकिन कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम विचार विमर्श। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मौसम में तरह तरह के बदलाव दिख रहे हैं और इसका असर कृषि पर जाहिर तौर पर पड़ता है। ऐसे में किसानों को क्या उपाय अपनाने चाहिए, इस पर हमारी बातचीत यहाँ पर जारी है। डॉक्टर शिवे, यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि देश भर में अलग अलग तरह से बारिश का वितरण होता है, तो मानसून आने वाला है। ऐसे में कुछ जगहों पर बारिश की कमी देखी जा सकती है, जैसे कि उत्तर पश्चिम भारत जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन इसके साथ ही कई और हिस्से हैं जहां पर अत्यधिक बारिश भी मिल सकती है। तो ऐसे में यहां पर किसानों को किस तरह के कृषि कार्य करने हैं? हाँ, देखिए, मानसून आने से पहले किसानों को सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी वो फसल उगा रहे हैं उसका बीज जो है ले लें, खाद ले लें, और उसके साथ साथ जो है अपने खेत की तैयारी रखें। जैसे ही मानसून आता है और कम बारिश होने की संभावना है तो वहाँ इस तरीके की फसल लें जिनको कम पानी में भी उगा सकते हैं। उसमें दाल वाली फसलें हो सकती हैं, श्री अन्न की फसलें हो सकती हैं। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है वहाँ जो है धान उगाते हैं किसान, धान उगाना चाहिए। और धान उगाने के लिए दो तरीके होते हैं। हम सीधी बिजाई भी करते हैं और उसकी नर्सरी उगा के फिर उसको रोपाई भी करते हैं, तो दोनों तरीके से उगा सकते हैं। लेकिन अच्छा ये रहता है कि मतलब दोनों तरीके से उगाने से पहले ये देख लें कि आपका मानसून की दशा और मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होने वाला है। तो उस तरीके से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छी पैदावार मिलेगी। बिल्कुल। डॉक्टर अबीर, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहाँ पर अत्यधिक बारिश होगी वहाँ पर एक समस्या ये आती है कि अगर जल निकासी की उचित व्यवस्था न की जाए तो जो पानी का बहाव है वो कई बार मिट्टी को भी बहा के लेके चला जाता है और मिट्टी के अपरदन की समस्या सामने आने लग जाती है। तो ऐसे में किसानों को क्या खास सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जहाँ पे जैसे कि बिन मौसम बारिश या फिर सूखा, ये सब होने से एक पानी का कम ज़्यादा ऑब्वियसली होता है, उससे क्रॉप को काफ़ी असुविधा के सामने करना पड़ता है। जी। तो वहाँ पे एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और खेत को बहुत अच्छे से मॉनिटर करने की ज़रूरत है। अगर पानी ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे उसको निकाला जाए और फिर जो रीजन फारो सिस्टम करके जो किसान भाई है अपना क्रॉप वहाँ पे लगा सकते हैं। और फिर एक चीज़ जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि वो ये है कि जो जैसे अभी चल रहा है कि कभी बारिश हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो मॉइस्चर कंजर्वेशन एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो कि अभी उभर के आ रहा है कि जैसे कि फार्म पॉन्ड टेक्निक है, एक ऐसा बना के रखे कि जहाँ पे जब बारिश हो रहा है वो बारिश का पानी वहाँ पे वो मतलब जमा कर ले, फिर उसको बाद में इरिगेशन में काम ले। फिर जैसे हम सब सरफेस इरिगेशन की भी बात कर सकते हैं, जहाँ पे हम मिट्टी के नीचे इरिगेशन सिस्टम लगाते हैं, तो वहाँ पे भी पानी का बहुत बचाव होता है। एटलीस्ट 30 से 40% पानी का बचाव वहाँ पे होता है। तो वैसा करके हम पानी को मतलब बचा सकते हैं। एक तो उसका यूज़ कम हो सकता है और पूरे सीजन के लिए हम उसका मतलब बहुत इस्तेमाल आगे भी कर एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब कि अगर पानी की अधिकता है तो उसे व्यर्थ न जाने दे, बल्कि जल संरक्षण करे, भूमिगत जल का स्तर बढ़े, इसके भी उपाय करें। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं, क्योंकि देश के बहुत से हिस्से हैं, जरूर याद रखिएगा, जहां पर पानी की अत्यधिक किल्लत है। ऐसे में डॉक्टर जिनामणि, आपसे जानना चाहूंगी कि पानी की किल्लत की हम बात कर रहे हैं तो जो एरोडेटी एनॉमली आउटलुक इंडेक्स है उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि
70% जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जो बहुत ही शुष्क क्षेत्र हैं। आगे क्या परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी जो सीजन चल रहा है वो तो समर सीजन है। अभी कोई बुआई या कोई मेजर क्रॉप का नहीं है। तो अभी तो हमारा जो फोरकास्ट आ रहा है 15 दिन या वीकली आता है। बट लेकिन जब मेन मानसून सीजन शुरू होगा तो हमारा एक मैप बनता है कि कौन सा एरिया में रेड कलर, ऑरेंज कलर वो आता है, कहाँ मॉइस्चर कॉन्स्ट्रेन है जो हम बोलते हैं, एरिडिटी आप जो बताया। तो वो मैप भी हमारा पब्लिश होता है वेबसाइट में। अगर कोई किसान ऐसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर जाना चाहिए कि कैसा स्टैटिस्टिक्स है या हमें क्या इरिगेशन का प्लान है, हमारा क्या पानी हमारा पॉन्ड में कितना संरक्षित है, या जैसे ग्राउंड वाटर भी कैसा है वो, और अगर कैलकुलेशन बेसिस पर वो जाना चाहते हैं यानी जो बेस्ड ऑन द नॉलेज इन्फॉर्मेशन, तो हमारा मैप भी देख सकता है। वो रियल टाइम पर हम क्या स्टेटस है देते हैं, उसके साथ साथ आगे भी क्या होगा 1 महीना तक हम देते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर आंकड़ों को देखें तो 46 ऐसे जिले हैं जो काफ़ी शुष्क क्षेत्र हैं, जिनमें अधिकतर जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में आते हैं। तो डॉक्टर शिवे, यहाँ के किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? उन्हें किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, किन फसलों का चुनाव करना चाहिए, ताकि कई सूखा रोधी किस्में भी कई फसलों की उपलब्ध हैं, तो ऐसे में किन फसलों का चुनाव करें? हाँ, देखिए, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है उन एरिया में विशेषकर जो है ज्वार बाजरा का खेती करनी चाहिए, या दूसरे जो मोटे अनाज वाली किस्में हैं हमको उनको उगाना चाहिए। और कुछ शुष्क अवरोधी किस्में भी डेवलप की गई हैं, तो उनको अपनाना चाहिए। अपने कृषि विज्ञान केंद्र से इस बात की जानकारी लें, क्योंकि हर एक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ पर जाकर वो जानकारी ले सकते हैं कि मुझको जो है कौन सी किस्म अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई है, उसी का बीज लें और उसी को जो है सोइंग करें। तो इस तरीके से जो है आपको जो है चुनाव करने की ज़रूरत होती है फसल की, और उसके साथ साथ किस्म की भी। तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर अबीर, आप चलते चलते क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे क्षेत्रों में पानी की जहाँ पर किल्लत है, या फिर पानी का बचाव वैसे में भी किसानों को करना चाहिए, तो सिंचाई के किस तरह के साधनों का इस्तेमाल वहाँ पर किसानों को करना चाहिए? हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रहा है उस समय वो पानी को संरक्षण किया जाए अच्छे तरीके से, ताकि उसको हम बाद में काम में ले सके। और ऐसे ही जो हमारा आप जैसे अभी बोल रहे थे कि जो इरोशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम कुछ ऐसा फसल भी लगा सकते हैं जो इसको प्रतिरोध करे। जैसे अभी डॉक्टर शिवे साहब ने बोला सह फसल के बारे में, तो हमेशा कोई एक दलहनी फसल वहाँ पे मतलब राइस के बीच में ऐसे आना चाहिए। फिर जो हम अभी संरक्षण खेती की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे हम मिट्टी को ज़्यादा जुताई नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मिट्टी है उसका पानी सोखने का जो क्षमता है वो भी बढ़ेगा। तो और ऑब्वियसली इसके साथ फसल, अगर एक फसल मर जाता है तो दूसरे का से किसान की भरपाई भी होगी। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ये सिस्टम है उसको बहुत डायनामिक रखने की ज़रूरत है। कहीं पे धान गेहूं हो रहा है ट्रेडिशनली, तो उसी को ना करे, उसको अभी मौसम के अनुसार को देखते हुए अपने खेती के तौर तरीकों में भी बदलाव जरूर लेकर आए। डॉक्टर शिवे, डॉक्टर जैनामणि और डॉक्टर अबीर, आप तीनों ने हमें इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विस्तार से जाना आज आपने कि मौसम जो है उसमें बदलाव जारी है, और मौसम हमारे आधार पर बदलाव नहीं करेगा, और लेकिन हम मौसम के अनुसार अपने कृषि कार्यों में तब्दीली जरूर ला सकते हैं, ताकि मौसम की जो मार है उसे हम झेल सके, उससे होने वाले जो नुकसान है उससे हम बच सके। तो आज के कार्यक्रम में चर्चा के दौरान जो बातें निकल कर आई हैं, हमें उम्मीद है कि इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे और अपने कृषि कार्यों में जो जरूरी तौर तरीकों में बदलाव है वो जरूर लेकर आएंगे। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vicharvimarsh08@gmail.com। तो इसी के साथ आज के विचार विमर्श कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।